के साथ देश का विकास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आप वो वीडियो देखिए, बाद में। एक ऑडियो है जो पीठासीन अधिकारी है, जिसको जौराबाद विधानसभा में जिसको लगाया गया था, जो कासमाबाद में पोस्टेड था। उसकी ऑडियो है 10-11 मिनट की, जो साफ कह रहा है कि हमें जब पहले ही 2 ईवीएम दे दी गई हैं बूथ पे जाने से पहले ही, और हमें कहा गया है कि ये वाली जमा करनी है, ये वाली जमा नहीं करनी, और जब उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो ऐसो धमका रहा है, कह रहा मास्टर जी 2 ही मिनट लगेंगे, नौकरी भी जाएगी और जेल में भी जाओगे गिरफ्तार। ये सारी ऑडियो है। इसके अलावा एक ऑडियो है बिजनौर से। बिजनौर की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, वो बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को फोन करके उनके माध्यम से कलेक्टर को फोन किया गया और वो जबरदस्ती जितवाई गई हैं। सपा के कैंडिडेट्स को जबरदस्ती हरवाया गया। ये वीडियो, ये ऑडियो लगातार है सामने, आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये बिल्कुल साफ है। दूसरी बात यह है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, देखिए इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर कोई उंगली ना उठे तो उसे बहुत ही निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, पारदर्शी रूप से चुनाव कराना चाहिए। उसका हर कदम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत, अखिलेश ने पलटी बाजी, योगी की लगी लंका, एक पल में बदल गया खेल, कई विधायकों की जमानत जब्त। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा की प्रचंड जीत के बीच समाजवादी पार्टी और गठबंधन में शामिल नेताओं की ओर से ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। मतगणना से ठीक पहले खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। वहीं ईवीएम से छेड़छाड़ या गड़बड़ी के पुख्ता सबूत भी सामने आ चुके हैं। चुनाव अधिकारी का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। तो वहीं मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर पोस्टल बैलेट के वोटों का हवाला देते हुए इशारों में सवाल उठाया। इसके साथ ही अखिलेश ने अपने ढंग से पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के बड़े पैमाने पर वोट मिलने का दावा भी किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट, वो उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। आपको बता दें, उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच मिली भगत थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्वांचल की 122 सीटों पर भाजपा ने बसपा के टिकट तय किए हैं। सपा गठबंधन के साथ इस चुनाव में 6 सीटें जीतने वाले सुभाष सपा प्रमुख ने कहा कि उनके पास सबूत भी है। उन्होंने कांग्रेस पर भी भाजपा की मदद का आरोप जड़ा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी दफ्तर में बैठकर प्रत्याशी तय किए गए और सिंबल बसपा ऑफिस में दिए गए। मैं इसके लिए सबूत दे सकता हूं। जो पार्टियां 4 बार सत्ता में रही, चाहे वह बसपा हो या कांग्रेस, बीजेपी का समर्थन किया, उनके वोट कहाँ गए? करिए, उन्होंने अच्छा दर्शन करा तो लोगों ने उनकी तारीफ की। तो अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मीडिया और क्या नाम इसका प्रचार के तौर पर दिखा रही है कि वो प्रचंड बहुमत से पूरे भारत में उन्होंने कब्जा करा है, उनकी पार्टी हर जगह पे विजयी हुई है, लेकिन ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 29 स्टेट में से सिर्फ 6 स्टेट में अपनी सरकार बना पाई है, जिसमें अगर बात की जाए सिक्किम में तो उनकी 0 सीट, और मिजोरम में भी 0 आ रही है, तमिलनाडु में भी 0 आ रही है। बीजेपी के पास आंध्रा में 175 में से 4 सीटें हैं, 175 में से 4 सीटें। और फिर बात करते हैं केरल की, तो केरल में 140 में से 1 सीट। तो ये आप अभी देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया जो दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसका अंदाजा इसी चीज से आपको लगेगा। और ये चीजें हमें आपको बतानी अनिवार्य है, क्योंकि जनता इससे अभी तक अवचित है। जनता को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छी कैंपिंग करती है। मैं सराहना करता हूँ दामोदर मोदी जी की कि वो अपने काम को लेकर हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखिए आप, 10 तारीख को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उन्होंने 9 ही तारीख को घोषणा कर दी कि वो गुजरात में एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जो कि 9 किलोमीटर लंबा है। तो ये दर्शाता है कि मोदी जी किस हद तक अपनी पार्टी के लिए और अपने कार्य को लेकर के सीरियस रहते हैं, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ रहते हैं। गलत या सही
वो बाद में बात होती है। लेकिन बात यहाँ पर अगर की जाए काम की, तो मोदी जी से और पार्टियों को सीखना चाहिए। यहाँ पर ना तो कांग्रेस नजर आ रही है, और उत्तर प्रदेश की भी अगर सडनली बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी पूरे 5 साल शांत थे, कहीं भी ग्राउंड पे नजर नहीं आए। 4 से 5 महीने में उन्होंने अपनी सारी तैयारी करी, काफी ज्यादा उनको फायदा हुआ है, काफी उनका वोट मीडिया और उनके अकॉर्डिंग 2.5% उनका वोट ग्राफ बढ़ा है। तो केरल में 140 में से 1, पंजाब में 117 में से 3 सीटें, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो 294 में से 74 सीटें यहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। 294 में से 274 सीटें लाए। तेलंगाना में अगर देखा जाए 119 में से 5 सीटें, दिल्ली में 70 में से 8 सीटें, जो कि इस बार इनका दिल्ली में ग्राफ ऊपर गया था। अब देखते हैं एमसीडी इलेक्शन जैसे आगे बढ़ाए गए हैं, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डेवलप कर पाती है, या ये 8 की 8 सीटें भी उनके हाथ से जाती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी जीत अर्जित की है पंजाब से, तो उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता उनमें इंटरेस्ट ले रही है, उनके काम से जनता संतुष्ट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जनता को कुछ भी मिले लेकिन सरकार को देना अनिवार्य है। जो अरविंद केजरीवाल कैसे भी करके, कहीं से भी करके वो दे रहे हैं, तो जनता वहां दिल्ली की उनसे संतुष्ट है। तो यही उम्मीद उनसे पंजाब की जनता ने भी लगाई होगी। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 147 में से 10 सीटें, यहाँ पर भी कोई अच्छी बहुत बड़ी उनकी कामयाबी नहीं रही है। नागालैंड में 60 में से 12 सीटें ला पाए हैं। जिन राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, वहां बीजेपी की सीटों की स्थिति 60 में से 2 है। सॉरी, स्थिति कुछ ज्यादा खराब है। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में 60 में से 2 सीटें बीजेपी लाती हुई दिख रही है। बिहार में भी उन्होंने 243 में से 53 ही सीटें ला पाए हैं, जबकि गठबंधन करके उनकी सरकार बिहार में बनी है, वरना उनकी सरकार वहां पे भी बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। जम्मू एंड कश्मीर की भी बात की जाए तो 87 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी ला पाई है, वहां पे भी गठबंधन से उन्होंने सरकार बनाई। अभी गोवा का देखिए, गोवा में 40 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। पूरे देश में कुल 4139 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास 1516 सीटें हैं, जिनमें से 950 सीटें इन 6 राज्यों से आती है: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी और राजस्थान। तो इससे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में एक जादुई पार्टी है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है मीडिया के थ्रू, उसको जीत मिल रही है मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया हर वो चीज दिखाना चाहता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। अब आप कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो कि डी बीजेपी पार्टी बोली जा रही है, असदुद्दीन अवैसी जो कि डी बीजेपी पार्टी बोल रहा है। अगर असदुद्दीन अवैसी इलेक्शन में यूपी में महागठबंधन के साथ खड़े होते तो शायद परिस्थिति आज कुछ और होती। जहां पे समाजवादी पार्टी हारी है, वहां पर बहुत ज्यादा अंतराल नहीं था, वहीं पर काफी उससे ज्यादा मात्रा में वोट असदुद्दीन अवैसी ने लिए हैं। अगर आप मुसलमान के हित की बात करें तो असदुद्दीन अवैसी इस टाइम पे गलत कर रहे हैं। और जो शुरू से चलता चला आ रहा है कि धर्म के नाम पे राजनीति, ये जब से राजनीति शुरू हुई है तब से एक यूनिटी को हमेशा बैकफुट पे रखा गया है, लेकिन आज जातिवाद पे राजनीति हो रही है। ओबीसी, माइनॉरिटी और इतनी सारी शेड्यूल कास्टें हैं, उनके लिए कंफ्यूजन का टाइम है कि वो कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाले हैं, वो सपा के साथ जाने वाले हैं। ज्यादातर लोग सपा के साथ जाने वाले हैं, लेकिन एक समाज ऐसा है, शर्मन समाज, जिसने अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एक टाइम था बोला जा रहा था कि शर्मन समाज जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से खफा है, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दिए, बीजेपी उनके लिए सर्वप्रथम पार्टी रही। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस लेवल पर इलेक्शन लड़ा है, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी उस लेवल पर इलेक्शन नहीं लड़ पाए। जिस तरह से उन्होंने शर्मन समाज की जो कैंडिडेट थे उनको 38 टिकट दिए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट जीत पाए हैं। तो यानी कि शर्मन समाज के साथ नहीं जा रहा है। शर्मन समाज को एक डर बैठा हुआ है कि वो बीजेपी के साथ ही सेफ है,
दूसरी पार्टी उनको ये विश्वास नहीं दिला पा रही है, ये आपका और हमारा काम नहीं, ये पार्टी के बड़े नेताओं का काम है जो उन्हें करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसका परिणाम आपके सामने है। अब यहाँ पर आप इस चीज को देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी सीधा सा उसने बोला है कि मैं मुस्लिम समाज को वोट टिकट नहीं दूंगा, उसने दिया भी नहीं है। तब भी उसकी जो कहीं ना कहीं, क्योंकि श्रवण समाज जो है ओबीसी माइनॉरिटी और मुस्लिम को तो टिकट देगा नहीं, क्योंकि उसके दिल में जो डर है वो यही है, और उसके अंदर एक अपना ही एक उसका सोचने का तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी समझ पाई है और वो उसके काम कर रही है, तो उनके टिकट उनके वोट्स उनके पास जा रहे हैं। बाकी अदर कास्ट की बात की जाए तो वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं अवैसी जी लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी एक मुश्त वोट नहीं डल रहा है। तो अब इस टाइम पे जैसे कि बहुत सारी चीजें गलत हैं और बहुत सारी चीजें सही हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार 11 मंत्री इलेक्शन हारे हैं। सबसे पहला नाम तो केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि अपने ही क्षेत्र से सीट हारे हैं, और उन कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के प्रचार में इतने टाइम दिया, उन्होंने वो अपना क्षेत्र ही नहीं देख पाया, तो इस वजह से उनका अपना क्षेत्र जा चुका है। अब बात करते हैं गाजीपुर मंत्री संगीत बलवंत की, तो ये भी अपनी सीट हार चुके हैं यहाँ से। तो गाजीपुर से भी कोई बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट इनका नहीं आ पाया है। और दीबियापुर सीट से मंत्री लखन सिंह राजपूत की भी हार, ये तीसरे मंत्री हैं। इटावा में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र त्रिवेदी की भी हुई हार। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी फेफाना सीट पर 19,354 मतों से हारे, काफी बड़ी हार है। हुसैनगंज सीट पर मंत्री रणवेंद्र सिंह धुनी की 25,000 वोट से हार। मंत्री चंद्रकेतु प्रसाद उपाध्याय की चित्रकूट सीट पर 21,000 वोटों से हार। ये सारे वो हैं जो भाजपा काल में मंत्री रह चुके हैं। अभी आगे क्या बनेंगे, इनको क्या पद दिया जाएगा, ये जब शपथ होगी उसके बाद ही पता चलेगा। विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी सीट पर 22,000 वोटों से हारे। बेरिया सीट से मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला 13,000 वोटों से हारे। थाना भवन जो कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र में आता है, थाना भवन सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा की 10,000 वोट से हार हुई है। थाना भवन भी अपने आप में काफी बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि इन जो मुजफ्फरनगर हुआ, कराना हुआ, थाना भवन, इन क्षेत्रों के लिए ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं कि 10 तारीख को इस पे भी बात होगी, लेकिन परिणाम आपके सामने है, इस पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। बहरी सीट पर मंत्री छत्रपाल सिंह की करीब 3,500 वोट से हार हुई। तो ये एक बहुत बड़ी हार है। जैसे कि विधानसभा सीट से अभी वीडियो वायरल हो रही है बिजनौर, वहां से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकलवाई हैं। मतलब आप उस वीडियो में साफ सुन सकते हैं कि किस हद तक काम हो रहा है। वहां पे डीएम और एसडीएम को नहीं देखा जा रहा है, वहां सीधी बात हो रही है लखनऊ। चुनाव आयोग कहां पर है, कितने निष्पक्षता से ये चुनाव हो रहे हैं। मतलब हजारों की तादाद में ईवीएम मशीन पकड़ी गई हैं, इनमें इनके कोड नहीं है, इनके जो जिस क्षेत्र में मशीन जानी है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बैलेट पेपर मिल रहे हैं, तो निष्पक्ष तो इलेक्शन हुए नहीं है। तो जैसे अभी कयास लगाया जा रहा है, अखिलेश यादव और काफी सारे नेता इसमें निकल के आए हैं, तो हो सकता है कि री इलेक्शन होने के चांसेस हैं। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हम शपथ नहीं लेने देंगे या योगी आदित्यनाथ की शपथ में अटकलें आएंगी, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कटघरे में है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है या जा चुका है, जाएगा, इस पर भी बहुत जल्दी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन ये लोकतंत्र की नहीं, पूरे भारत की हत्या है, क्योंकि आज अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो ऐसे ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और ये देश किसी एक पार्टी का, किसी एक समुदाय का नहीं है, ये देश हर पार्टी का, हर समुदाय का है। इसमें हर समुदाय ने अपना पूरा योगदान दिया है। इसकी आजादी में हर समुदाय का अपना एक अलग महत्व रहा है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि क्या हम अपने
मतदान का सही प्रयोग कर रहे हैं? क्या हमने जिसको अपना मत दिया है हमारा वोट 100% उसी को गया है? लेकिन ये सवाल यहाँ पर नहीं खत्म होता जब तक ईवीएम मशीन रहेंगी, जब तक इस तरह की अटकलें होती रहेंगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शन से पहले ईवीएम के अगेंस्ट बोलती हुई नजर आई थी। आज वो ईवीएम से ही इलेक्शन कराने पर तैयार है।